इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हैं मेरे यानी राशिद के साथ। राजनीति का भौकाल मेरा शो, इसका 3rd एपिसोड मैं लेकर के आया हूं। ये एक भौकाल का ठेला है। भौकाल के ठेले पर चाय की चुस्कियां भी होती हैं, भौकाल के ठेले पर चाय बनती भी है और बहुत बार चाय की तपिश के जरिए पता भी चलता है कि देश में क्या हो रहा है। राजनीति का भौकाल में आज ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि जो जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं ना, जिसकी वजह से कई मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। हेमंत सोरेन अरेस्ट कर लिए गए हैं और तलवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लटक रही है। तेजस्वी यादव को भी समन किया गया है। मेरा ये ठेला बड़े काम का है। ये जो आपको लालटेन दिख रही है ना, इस लालटेन को दिखाइए आप पास में लेकर ला करके। ये जो लालटेन है ना, ये चुनावी लालटेन है और इस लालटेन में भौकाल भी है। इस भौकाल के जरिए दरअसल हम सवाल करते हैं। यहाँ डंके की चोट पर सवाल इधर उधर के नहीं होते, कोई ज्ञान नहीं होता। वैसे भी हिंदुस्तान के पास में ज्ञान बहुत है, तो क्यों ना इस राजनीतिक ठेले के साथ राजनीति के भौकाल की शुरुआत करें। और मेरे साथ में इस पॉलिटिकल कैंटीन में, राजनीति का भौकाल कैंटीन में कई लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग फैक्शन से आते हैं। इनसे एक एक करके मैं सवाल करूंगा। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आप अभी राजनीति का भौकाल में सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो कई मुख्यमंत्री सब, आप मेरे ठेले तक आ जाइए, इधर आ जाइए आप, जो सवालों के घेरे में कई मुख्यमंत्री आ गए हैं, क्या ये पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, या आपको लगता है कि नहीं करप्शन किया है तो करप्शन के कलंक कार्ड में आपने कीचड़ स्नान किया और अब आपको भुगतने का वक्त आ गया? नहीं, करप्शन भ्रष्टाचार तो किया है, जाहिर सी बात है। कोर्ट का फैसला आ रहा है तो कहीं ना कहीं करप्शन उन्होंने किया और जिसका खामियाजा तमाम सियासी पार्टियां भुगत रही हैं। चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे मायावती की हो, जिस पे भी आरोप लगे हैं कोर्ट के द्वारा जब भी ये प्रमाणित हो चुका है कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उनको सजा भुगतनी पड़ रही है। चाहे एक मिनट रुक जाइए आप बैठे हैं, आप आराम से बैठिए। अब ये बताएं आप कि इधर यहाँ पर मौजूद एक शख्स दानिश ये कह रहे हैं कि भाई करप्शन किया है तो आप तो कलंक कांड में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन कहते हैं पॉलिटिकली मुझे फंसाया जा रहा है, मैं तो दलित हूँ, मेरे विक्टिम कार्ड खेलना है, मैं तो विक्टिमाइज हूँ और मुझे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हेमंत सोरेन ने जो कहा कि विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ईडी एक प्रेशर तो क्रिएट कर रही है चुनाव से पहले। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को अगर बुलाना होता है या उसे अरेस्ट भी करना होता है तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है कि उसमें सीएम को बुलाया जाए। अगर वो नहीं आते हैं तो वो अपना कारण बताएं और उसके बाद जब एक प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद ये अरेस्टिंग या दूसरी चीज़ होती है। आप रुकिएगा। हालांकि मैं राजनीति का भौकाल एपिसोड में हर किसी को मैं चाय भी ऑफर करता हूं और मेरी कोलीग अंजलि आई हुई हैं। अंजलि, मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा चाय के इस टेबल पर आइए। चाय के इस टेबल पर भी बाकी बात होगी, चाय के कुल्हड़ के साथ में बात होगी और चाय की चुस्कियों के साथ में बात होगी। बैठ जाएं और मुझे भी बैठने की थोड़ी सी जगह आप दें। प्लीज़ बैठें, आप लोग बैठें, आप लोग शिफ्ट ना करें, बैठें, आप बैठ जाइए। अंजलि प्लीज़ आप बैठिए, यहाँ पर बैठिए। अब मुझे यहाँ पर जगह दीजिए, थोड़ा सा टेबल भी शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये है मेरा, अंजलि प्लीज़ बैठिए, ये है मेरा चाय का कुल्हड़ और इस कुल्हड़ के ज़रिए भी आपको राजनीति का भौकाल पता चलेगा। राजनीति के भौकाल में अंजलि, मेरा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी, लालू, राबड़ी, मीसा और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पॉलिटिकल टाइमिंग पर कुछ सवाल है क्या? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है पॉलिटिकल टाइमिंग पर सवाल होगा ही, क्योंकि 2-3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह का आरोप विपक्ष भी लगाता हुआ आ रहा है शुरुआत से ही, हालांकि कि सिर्फ उन राज्यों में ही मुख्यमंत्रियों को या फिर उन पार्टी के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है जो कि एनडीए के साथ नहीं है, जो कि यूपीए का हिस्सा या फिर अलग दल हैं। और अब जिस तरह से कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही है, जाहिर है सवाल उठेगा ही। हालांकि मैं इस पर बहुत ज्यादा, चूंकि हम पत्रकार हैं राशिद, हम कुछ नहीं कह सकते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम एक पार्टी को ऐसे फोकस कर कुछ बयान नहीं दे सकते, हमें न्यूट्रल रहना होगा। और लेकिन जाहिर है कि सवाल तो है ही। तेजस्वी यादव लीजिए आप, लालू प्रसाद यादव, अरविंद, और मुझे लगता है अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही होगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया गया है और केजरीवाल पर भी तलवार जाहिर है लटक रही है। एक मिनट रुक जाएं आप, और मेरे फ़ोन की रक्षा आपके हवाले है। ये इसमें क्या होता है रवीन जी, इसमें अदरक कूटा जाता है, हैं? कैसे कूटते हैं ज़रा करके दिखाइए। हाँ, ये दिखाएं आप, दिखाइए, फोकस कीजिए।
हालांकि मेरे ये सहयोगी हैं रवीन जी, इसी तरह से खबरों को भी कूटा करते हैं, लेकिन ये करप्शन इतना क्यों कूटा जा रहा है? देखिए, और कूटते हुए बताइएगा ये बात कि जब करप्शन को कूटते हैं तो कितना बारीक कूटा जाता है। देखिए जब 2014 में जब मोदी सरकार जब अपनी बात रख रही थी और सत्ता से बाहर थी, तो उनका पहला पहला जो एक शब्द था वो था भ्रष्टाचार पर प्रहार। और उन्होंने इस बात को बड़ी तेजी से भी उठाया था, गंभीरता से भी उठाया था कि हम भ्रष्टाचार पर वार करेंगे। याद होगा 2G हुआ, कोल स्कैम हुआ, उससे पहले भी कई तरह के स्कैम हुए। पुरानी सरकारें उन स्कैम में फंसी, उनके ऊपर सवाल उठे। तो मोदी सरकार की पहली कोशिश ये रही कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक बड़ा आंदोलन चलाएं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसें। ठीक है दानिश, अभी क्या बोलते हैं इसे, ये हाँ, ओखली और मूसल। अब ये बताइएगा, आज की राजनीति में मेरा राजनीति के भौकाल का सवाल है, ओखली किसकी है, मूसल में कौन है? फिलहाल मूसल में जो है विपक्ष है और ओखली में सॉरी आपने उल्टा बोल दिया। मूसल सरकार का है, सरकार का है, ओखली में विपक्ष है। विपक्ष है। अच्छा, ओखली में विपक्ष है, ठीक है। आप तब तक इसको कूटते रहें। कुछ और भी मेरे पास में रंग बहुत होते हैं, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए मेरे पास में एक लालटेन भी है, ले आइए। एक लालटेन यहाँ इस मंडली के बीच में हम रख देते हैं ताकि इनके भी ज्ञान चक्षु खोल करके ये लोग जवाब देते रहें। मेहंदी बहुत अग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखती हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा और मेहंदी के पास आ जाइए ताकि मैं पहुँच सकूँ। अच्छा, ये आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि भाई जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, कई नेता ऐसे होते हैं कि जो बीजेपी में चले गए और करप्शन के आरोप लगे, सब कुछ ठीक हो जाता। कोई भी, मतलब बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये डिटर्जेंट पाउडर वाली कहानी क्या है? कहते हैं ना कि वॉशिंग मशीन वाली कहानी। अच्छा, आप बताइए। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि बीजेपी में जाने के बाद कोई भी नेता एकदम से साफ सुथरा हो जाता है अचानक से। उसके जितने भी उस पर दाग लगे होते हैं वो तुरंत ही साफ हो जाते हैं। आप देखते हैं दाग अच्छे हो जाते हैं। ये एक टैगलाइन भी है एक सर्फ एक्सेल की कि दाग अच्छे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी के साथ जब वो नेता चले जाते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप होते हैं, तो वो दाग भी फिर अच्छे हो जाते हैं बीजेपी के साथ जाकर। और अचानक से आप देखते हैं कि जब नीतीश कुमार पर उन्होंने ये भी बोला था कि हम कब इनके लिए दरवाजे बंद हैं, फिर अचानक से बिहार में किस तरह से एंट्री हो जाती है और किससे पॉलिटिकल सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और आप देखते हैं कि नीतीश कुमार पर अभी तक कोई ईडी और इस तरह से कोई छापेमारी नहीं की गई है। हालांकि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि अच्छी है। मेरे पास में प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। राजनीति का भौकाल जब मैं शो करता हूँ ना, तो कई प्रॉपर्टीज़ मेरे पास में होती हैं। ये देखें आप, एक लोटानुमा कलश है मेरे पास में, एक लोटानुमा कलश है। मेहंदी के पास लेकर के आइए। हाँ मेहंदी, अभी मौजूदा राजनीति में बिन पेंदी का लोटा कौन है? सर बिन पेंदी के लोटे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी में जाके सब जो साफ सुथरे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोटा है वो ज़्यादा बीजेपी एक बार लोटा उठाओ, बताओ कैसे बिन पेंदी वाला लोटा कैसा होता है? सर जो अपना फ़ायदा देख के कहीं भी मुड़ जाए, जो अपना फ़ायदा देखकर कहीं भी पलट जाए, वो बिन पेंदी का लोटा हो सकता है। लेकिन बीजेपी में जाके जिस तरीके से सबके दाग धुल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं या आने वाले हो सकते हैं, वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव जल्द ही होने वाला है। जैसे नीतीश कुमार जो है अचानक सियासी पलटफेर में दिखाई दिए और अब वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिन पर ईडी की छापेमारी हो सकती है, जो इस लिस्ट में है, बात अरविंद केजरीवाल की हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा की हो, भूपेश बघेल की हो, बहुत लंबी लिस्ट है जो ईडी के बहुत लंबी लिस्ट है। क्या आपको लगता है कि चूंकि एक एलिगेशन ये लगता है ना कि भाई सरकारी मशीनरी की तरह, दानिश जाइएगा नहीं प्लीज आप, सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रही है, ईडी सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रही है, सीबीआई सरकारी मशीनरी की तरह काम कर रही है, लेकिन खुद ये सारी बॉडीज कहते हैं कि भाई हम तो स्वायत्त संस्थाएं हैं, हम तो ऑटोनॉमस बॉडी हैं। सर हमें लगता है कि बिल्कुल कहते थैंक यू, लगता है कि हाँ सच में ईडी जो है इन्हीं की तरह काम कर रही है। और पहला सवाल पे मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। आपने एक सवाल किया था कि ये पॉलिटिकल उससे देखा जाए कि हेमंत सोरेन के पास ईडी गई है या फिर ये करप्शन के बेस पे देखा जाए, तो करप्शन देखिए किया होगा तभी दिख रहा है। और अगर करप्शन नहीं किया है तो ईडी ने उन्हें कम से कम 7 बार समन भेजा, तो वो अगर उन्होंने करप्शन नहीं किया होता तो वो गायब नहीं रहते, उसका जवाब देते। और पॉलिटिकल का भी कर सकते हैं क्योंकि ईडी के शिकार में हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टी होती हैं वो ही क्यों आती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है सर। सवाल तो ये बड़ा है ही, लेकिन आजकल कहते हैं ना कि जैसे हमारे ठेले पर, पहले एक बार ठेला दिखा देते हैं, हमारे ठेले पर
चाय भी मिल जाती है हमारे ठेले पर, पॉलिटिकल चाट भी मिल जाता है। एक बार ठेला दिखाया जाए, हमारा ठेला, हमारा ये ठेला बड़े काम का है। हमारे ठेले की जितनी प्रॉपर्टी है, अगर हमारे ठेले पर चाय की ये जो केतली है वो भी बोला करती है, जैसा मैंने बताया लालटेन भी बोला करती है, ये कुल्हड़ भी बोला करता है। और हमारे ठेले पर आपको पॉलिटिकल चाट भी मिल जाएगी। आज पॉलिटिकल चाट में बहुत कुछ है। हाँ, आप बताइए, आपसे मैंने अभी तक सवाल नहीं किया। पॉलिटिकल चाट में भाई मंदिर के नाम की पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिकल चार्ट में ईडी भी है, करप्शन भी है, राम भी हैं। और इस पॉलिटिकल चार्ट में कहते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाई 4 जातियां हमारी हैं, GYAN। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब क्या, नारी, महिला। इस लिहाज से इस पॉलिटिकल चार्ट में क्या खट्टा है और क्या मीठा है? सर अगर देखा जाए तो अभी जो एक सबसे बड़ी बात अगर फोकस करी जाए ना, तो ईडी की रेट सिर्फ बीजेपी के अपोजिट पार्टी ही क्यों पड़ रही है, बीजेपी में क्यों नहीं? क्योंकि अभी अभी बात हुई थी सर्फ की, डिटर्जेंट की, तो जो दाग अच्छे हैं वो बीजेपी में ही क्यों, कांग्रेस या आप या दूसरी अन्य पार्टी में क्यों नहीं है? और तीसरी बात, बीजेपी जो है वो धर्म को लेकर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेलती है। और दूसरी कि जो नारी पे है, सारी बातें जब बचने की बारी आती है तो नारी या फिर राम मंदिर या कोई और चीज़ों पे क्यों आ जाती है, तब बीजेपी पे ये चीज़ें क्यों नहीं आती कि इधर भी ईडी की रेड होनी चाहिए। अभी हेमंत किस पे कराओगी रेड, बताओ? सर देखिए, अभी जैसे नीतीश कुमार, एक बात है कि उनको ये अरे भाई, नीतीश कुमार पे क्यों रेड करा दोगी? पागल हो क्या आप? नीतीश कुमार पे कहाँ कोई आरोप लगे हैं? वो सडन ऐसे पार्टी चेंज कर रहे हैं और अब वो सही भी हो जाएंगे। पार्टी चेंज करने के तुम रेड करा दोगी? नहीं सर, जैसे और भी चीज़ें हैं अगर देखी जाएं, उस हिसाब से बता रही हूँ कि इतनी जल्दी सत्ता पलट जाती है कि देखते देखते बीजेपी कांग्रेस। एक मिनट रुकिए, और भी तो बहुत से लोग हैं। एक बार वाया ठेला बाकी जगह भी चलते हैं। मेरे एक और सहयोगी और यहाँ पर हाँ कई लोग हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग मेरे ख्याल से खाना खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं एक मौजूदा अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, ईडी की रेड, करप्शन और कई मौजूदा सीएम जो हैं सवालों के घेरे में, हेमंत सोरेन अरेस्ट भी हो गए हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट सिर्फ करप्शन पर वार करना है या कुछ और? हाँ जी सर, मतलब कि जैसे सुनने में आ रहा है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को लेकर के भी थोड़ा है, ईडी का जो मतलब कि सत्ता में है लोग, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ है गवर्नमेंट पॉलिटिकल। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? एक बार फिर आ जाइए दादा आप इधर। दानिश, बैठे रहो, कोई बात नहीं, बैठो। बहुत बार राजनीति में ये पूछा करते हैं ना हम कि क्या चल रहा है। जैसे एक वो डीओ का ऐड है ना कि आजकल क्या चल रहा है, तो डीओ वाले कहते हैं भाई आजकल फला चीज़ें चल रही हैं। तुम्हारी नज़र में अभी मौजूदा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? फिलहाल ईडी का जो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, खास तौर से विपक्षी नेताओं पर, वो कई सारे सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार ईमानदार है या अगर विपक्ष बेईमान है, तो क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इससे कहीं ना कहीं एक अलग तरह का मैसेज जा रहा है। जैसे हम आपको मिसाल के तौर पर देना चाहते हैं कि जैसे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उनके सारे धुल जाते हैं, कोई जाँच पड़ताल नहीं होती है। मुकुल राय बीजेपी में चले जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार के आरोप सारे धुल जाते हैं। अजीत पवार, उनकी सरकार, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, सारी चीज़ें धुल जाती हैं। यही चीज़ आप येदियुरप्पा के लिए देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है जिन पर अब तक ना कोई ईडी की जांच होगी, ना कोई सीबीआई जांच होगी, ना कोई सीबीआई सीआईडी जांच होगी। तो ऐसे में जनता सवाल कई तरह के पूछ रही है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं को कटघरे में करके ईडी की कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है? सिर्फ क्या विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचारी हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो। ठीक है, रविंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं इसमें बिल्कुल दानिश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, अगर हम पिछले 5 साल की अगर बात करें तो तकरीबन 14 विपक्ष के नेता शामिल हुए। कुछ नाम बता दिए दानिश ने, नारायण राणे महाराष्ट्र से बहुत बड़ा नाम, अजीत पवार अभी हाल फिलहाल में मिले, शुभेंदु अधिकारी, इतना बड़ा स्कैम का घोटाला था उनके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और सब ऐसे में जब इलेक्शन हो तो ऐसे सवाल उठना जायज़ भी है, लाजमी। ठीक, आप लोग एक काम कीजिए, अगर चाय का कुल्हड़ खाली हो गया हो तो वापस लेकर के आप आइए, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारा कुल्हड़ है। मेरे ठेले पे आ जाएं, आप सभी लोग उठ करके आइए। एक बार आप लोग रुकें, ठेले पर आइएगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है ना, राजनीति का भौकाल का अब अगला सवाल है, जब लगातार आप करप्शन के आरोप या करप्शन को लेकर के एक्शन लेते हैं और वो भी लोकसभा चुनाव के पहले, तो क्या सिंपैथी कार्ड काम करता है? मेरा एक बहुत अहम सवाल है। मेहदी आगे आ जाओ, ठेले पर आ जाओ।
जो भी जवाब देता है, ये ठेला जो है ये ठेले का कटघरा है। क्या सिंपैथी वोट काम करेगा? अरविंद केजरीवाल अगर ये कहेंगे कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, हेमंत सोरेन ये कहेंगे स्केपगोट बनाया जा रहा है, तेजस्वी ये कहेंगे कि भाई मैं चूंकि यादवों का या फिर पिछड़ों का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, इस वजह से क्या सिंपैथी वोट काम करेगा? सर मुझे लगता है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। वो अपनी जनता को यही बोल सकती है कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है, मुझे सबके शिकंजे में घेरा जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता पाक साफ तो नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो इंडिया अलायंस के हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी टारगेट कर रही है एक एक नेता को, हर एक स्टेट में जो कि बीजेपी ऑपोजिट स्टेट्स हैं, वहाँ का हर एक नेता इस ईडी की शिकस्त में आ रहा है। तो ऐसे में सिंपैथी वोट अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से दिल्ली में उनका फेवर में जो वोट जाता है, तो वो उनके फेवर में जा सकता है कि बीजेपी हमें हटाना चाहती है या कम करना चाहती है, तो उसके फेवर में ये चीज़ें जा सकती हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और थोड़ा हमारा ठेला भी दिखाते रहिए। उधर से आप शॉट बनाइए ताकि ठेले के हमारे जितने भी सहयोगी हैं ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। बात ये हो रही है ना कि बहुत बार सियासत में चीज़ें बूमरैंग कर जाती हैं। बूमरैंग करने का मतलब ये होता है कि आप यूं करके हथियार फेंकते हैं, वापस आपके पास में चला आता है। नीतीश कुमार बिहार में अलग हो गए, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव पर ईडी का रडार आ गया। क्या इसके जरिए लालू परिवार का फायदा होगा या नुकसान? मैं पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ। सर नुकसान होगा, क्योंकि जो जनता है वो ये सोच रही है कि बीजेपी जो कर रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि बार बार इन पे ही क्यों बात आ रही है। तो अगर देखा जाए ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव शो हो रहा है। मतलब बीजेपी के लिए फ़ायदे में है, लेकिन उनके अपोजिट पार्टी के लिए नुकसान में है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि उनको ईडी की रेड ऐसे ही तो नहीं बीजेपी करवा देगी, कुछ तो प्रूफ होगा उनके पास भी। तो इस वजह से तो ये उनके एक मिनट आप लोग यहीं रुकिए और आप भी रुकिएगा। कुछ और लोग भी हैं, एक बार ठेले से चलते हुए कुछ और आम जनता के बीच एक बार पहुंच जाते हैं। हमारे सहयोगी राणा जी हैं। राणा जी क्या खा रहे हैं? थोड़ा लाइट भैया और लेकर के आइए, लाइट और यहाँ की लाइट बढ़ाइए, राणा जी तक लाइट बढ़ाइए। राणा जी क्या खा रहे हैं आप? सर छोले दाल रोटी। कैमरा को इधर से थोड़ा लेकर के आइए। हाँ सर छोले लाया हूँ आज, जैसे अच्छा, छोले खा रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा बजट को भी लेकर के बात करना चाहता हूँ। बजट में आपको क्या लगता है कि थाली सस्ती हुई या महंगी हुई? एक तरफ ईडी का रडार है, दूसरी तरफ बजट भी आ गया है। थाली सस्ती हुई या महंगी हुई? सर थाली तो महंगी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, सस्ती कहाँ हो रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। अच्छा जी जी। अच्छा, वापस मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ। एक और बात मैं करना चाह रहा था कि आजकल का एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये बन गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट है, तो ये आप मान करके चलें करप्शन के खिलाफ तो एक्शन हो करके रहेगा। करप्शन के खिलाफ एक्शन क्या वाकई में बहुत ईमानदारी के साथ में हो रहा है? सर करप्शन के अब इसके लिए क्या ही बोल सकते हैं, वो तो हो ही रहा है। एग्जैक्टली अगर हम पूछे, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों के उसमें, तो वो तो एग्जैक्टली चीज़ हो ही रही है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है? नॉट मच, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये चीज़। आप एक मिनट रुकिएगा। दानिश एक बार ठेले पे आ जाओ, तुम ठेले पे आ जाओ। एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि जो भी कभी पॉलिटिकली बैकफुट पर आता है वो क्या करने लगता है, थोड़ा दूर से ही बनना चाहिए शॉट, ताकि हमारा ठेला दिखता रहे। ठेला हमारा ज़रूर दिखे, नहीं जाना है, ठेला कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। सभी लोग आगे आ जाओ। क्या होता है दानिश कि हमारे हिंदुस्तान में जब भी आप कोई पॉलिटिशियन बैकफुट पर आता है ना, अपना जाति का कार्ड खेलने लगता है। आप भी आ जाइए रवीन जी प्लीज। जाति का कार्ड खेलने लगता है। ऐसे ही जाति का कार्ड तेजस्वी भी खेलेंगे, ऐसे ही सोरेन भी खेलेंगे, ऐसे ही अपने हुड्डा जी भी खेलेंगे। तो क्या जाति का कार्ड बड़ा है या करप्शन का हथौड़ा ज़्यादा वजनदार है? जाहिर सी तौर की बात है कि भारत में जातीय जो मझधार है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों में पैठ बना हुआ है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक मिनट रुकना, मेहंदी आगे आ जाना। लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई जाति को हम जोड़ते हैं और जो जाति को तोड़ते हैं उन्हें हम हाशिए पर डाल देते हैं। तो सर मेरे को लगता है कि जो जनता भी है ना, वो बीजेपी को इस तरीके से सपोर्ट कर रही है इस टाइम पे कि अगर विपक्ष जातीय कार्ड भी अपनाएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। मैं हरियाणा से आती हूँ, तो वहाँ मैं जब लोगों से बातचीत करती हूँ, या मेरे कुछ जाट फ्रेंड्स भी हैं, तो अगर मैं उनकी मानसिकता सोचूं, तो टेक्निकली अगर हम जाट की बात करें या जात की बात करें, तो भूपेंद्र हुड्डा के फेवर में उनको जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में वो नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि जातीय कार्ड हरियाणा में तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर, खट्टर के सपोर्टर, चाहे वो जाट हो या नॉन जाट हो, वो ज़्यादा सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन हाँ, जाति का कार्ड जो है वो हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, SC/ST FIR कर दिया है उन्होंने ईडी के खिलाफ, वो भी अभी इतना मतलब उस पर वर्क नहीं किया जा रहा है, ऐसा हेमंत सोरेन का कहना है। लेकिन जातियां बहुत इंटैक्ट होती हैं। जैसे ही ऐसा लगता है जैसे मायावती के खिलाफ एक्शन हुआ तो जो दलित वोट बैंक था और भी ज़्यादा इंटैक्ट हो गया। ये तो एक फ़ायदा होता है ना, जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं, आप आगे आ जाइए, पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि उंगली कटा करके शहीद बन जाना। लेकिन आपने ये देखा कि पीएम मोदी जब से आए हैं उन्होंने एक गरीबी जाति बताई है, कोई भी जाति नहीं बल्कि गरीबी एकमात्र जाति है इस उन्होंने जब से आए हैं तब से बताया है, अभी 4 महीने पहले से बताया? अभी 4 महीने पहले उन्होंने बताया है, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जब भी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं तो सबसे पहले जो अंतर्जातीय जो उनका एक सर्वे रिपोर्ट आती है, सबसे पहले यही गणना की जाती है कि उनका उस बिरादरी में, उस कौम में उनका कितना प्रतिशत हो, चाहे वो बीजेपी हो। हाँ, बीजेपी करती कुछ है और कहती कुछ है। मसला ये है, बीजेपी में पीएम मोदी ऐसे यूँ तो कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी के हैं, हम महिलाओं की पार्टी के, हम युवाओं की पार्टी के, लेकिन जब बात कैंडिडेट के उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात आती है। अरे महाराज, आप रिकॉर्डिंग ना करें, बल्कि आगे आ जाइए, आपसे ही बतिया लेते हैं हम थोड़ा सा। आइए आइए, अरे आ जाइए, आइए। अरे इतना अरे रख करके नहीं आना भाई, बैग लेकर के आइए। आप भाग गए? हाँ। तो जब कैंडिडेट को खड़ा करने की बात आती है तो वही बीजेपी सबसे पहले ये देखती है कि आप यादव हैं, आप ओबीसी हैं, आप दलित हैं, आप जनरल से आते हैं। आप देखिए ना, ओबीसी के मुख्यमंत्री दिया मध्य प्रदेश में मोहन यादव को। अब मोहन यादव को प्रचार कराने के लिए बिहार भेजा जा रहा है। लेकिन एक मिनट, आप आगे आ जाओ यहाँ। रविंद्र जी बस, हाँ, अच्छा बोलिए। मैं चाहूँगा, हम बात कर रहे थे करप्शन पे वार और 2024 का चुनाव। देखिए, अगर भ्रष्टाचार पर अगर वार होता है तो जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन। एक मिनट, मेरे सहयोगी हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत डायनेमिक किस्म के हैं, जिनका नाम है आशीष, और अगर वो मेरे सामने आते हैं, मैं अपने राजनीति के भौकाल के ठेले पर उनको ज़रूर बुलाता हूँ। हालांकि इनमें थोड़ा नटखटपन भी है, लेकिन नटखटपन होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे से खबर को समझ के, पी कर, घोट कर, परोस कर आप तक पहुंचाते हैं। थोड़ा और पीछे कैमरा लेकर के आइए, क्योंकि आशीष मेरे आज के स्पेशल गेस्ट हैं। आशीष, मैं राजनीति का भौकाल कर रहा हूँ। राजनीति के भौकाल में जो अब करप्शन वाला हथौड़ा चल रहा है, इसे लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाकई में है? लोकसभा चुनाव होने के बाद ये डाइल्यूट हो जाएगा? नहीं, यहाँ आ जाइए आप। मेरी नज़र में ये देखिए, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ। जब रावण का वध हुआ तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप जाइए रावण से पॉलिटिकली, राजनीति का ज्ञान लेकर आइए। तो रावण उठे, मरते मरते कहा, साम दाम दंड भेद। इससे पहले लक्ष्मण जी उनके सिराहने बैठ गए, रावण के सिराहने बैठ गए और उन्होंने कहा, अब प्रभु राम ने मुझे भेजा है, मुझे आप राजनीति शास्त्र बताइए। तो कहा, तुम्हें तमीज नहीं, अगर सीखना है तो पैरों के सामने आइए। तो वो गए वहाँ पर, तब बताया साम दाम दंड भेद। ये पॉलिटिक्स यही है, साम दाम दंड भेद। 2024 का चुनाव है, ईडी, सीबीआई, जितने भी तंत्र हैं एक तरफ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जनता को जो फायदे देने की बात है वो भी है, तीसरा राम मंदिर का मुद्दा भी है कि राम मंदिर, रामलला आ गए हैं। तो हर तरीके से मतदाताओं को रिझाने की, समझाने की, बताने की ये कोशिशें हो रही हैं कि हम बेहतर हैं, हम सपने नहीं क्या सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। तो सपने भी दिखाए जा रहे हैं, हकीकत भी बताई जा रही है, और लोगों को एक तरीके से कहें, अगर विपक्ष की कहें तो उनको डराया भी जा रहा है। जब सपने की बात आई ना, आप प्लीज रहिए, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में। आशीष वो है ना जो हमेशा दाल में तड़का लगा देते हैं, चाट में जो खास मसाला होता है जिसके जरिए आप चटोरे हो जाते हैं, तो ऐसा आशीष करते हैं। एक और रविंद्र जी, मेहंदी, एक और चीज़ है कि जो आशीष जो जिक्र कर रहे थे ना कि बहुत सी चीज़ें हैं इस पॉलिटिकल चार्ट में, पॉलिटिकल जो अमलगमिशन हो गया, बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं इनमें। अब एक नई और चीज़ है ज्ञानवापी को लेकर के भी अब बहुत तेज़ी के साथ में यूफोरिया क्रिएट होना शुरू हो गया है। व्यास जी का तहखाना भी खुल गया, पूजा पाठ भी शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी भी चुनाव के बीच अभी ही ज्ञानवापी का मुद्दा आ जाएगा, या इसके लिए यूपी के विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा? आगे आ जाओ।
नहीं सर, मुझे लगता है कि 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले ही ज्ञानवापी मुद्दा जो अभी छिड़ चुका है वो अब हाइपर एक्टिव रहेगा, जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था। यूपी के चुनावों के लिए हमारे पास कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, बीजेपी के पास है, मेरे पास नहीं है, तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तब उठ सकता है। लेकिन बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलती है, हर एक मुद्दे को सोच विचार करके या फिर शुरुआती तौर से ही इस तरीके से हाइप क्रिएट करती है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तब वो मुद्दा इतना ज़्यादा हो जाता है, जिस तरीके से रामलला का हम सभी ने देखा है। जो चूंकि बात ये हो रही है ना कि भाई पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एनरिच हो गई है भारतीय जनता पार्टी, वो बात अलग है कि हर किसी की एक पॉलिटिकल टाइमिंग होती है, हर किसी की होती है, कभी कांग्रेस की होती है, कभी क्षेत्रीय पार्टियों की होती है, तो कभी बीजेपी की। बीजेपी के पास में अपने पिटारे में, अपने पेंडोरा बॉक्स में बहुत कुछ है, बाकियों के पास बाकी क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, मैं बीएसपी की भी बात करूँगा, आरजेडी की भी बात करूँगा, इधर बंगाल चले जाएं टीएमसी की भी बात करेंगे। जब मिल जाते हैं तब भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पाते, अलग हो जाते हैं तो भी नहीं मुकाबला कर पाते। आपने जो लास्ट में कहा कि जब मिल जाते हैं तब भी मुकाबला नहीं कर पाते, जब नहीं मिलते तब भी मुकाबला। बीजेपी के पास मोदी है, विपक्ष के पास मोदी नहीं है। बस फर्क इतना है कि विपक्ष बीजेपी के पास सिर्फ मोदी और विपक्ष के पास। आशीष, यही फर्क है। नहीं, विपक्ष के पास जो है 50 साल का जो उनका किया हुआ है वो है, और मोदी के पास जो 10 साल मोदी ने किया है वो उपलब्धियां हैं। मोदी फैक्टर तो है ही, लेकिन जो उनकी कहते हैं ना, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। रविंद्र जी, अब रविंद्र जी बड़ा घूर करके आपको देख रहे हैं। रविंद्र जी बड़े क्रांतिकारी किस्म के हैं, आपसे जानते हैं सवाल क्या करना चाह रहे हैं। तो क्या मोदी जी से पहले भारत में कुछ नहीं हुआ? क्यों रविंद्र जी? एक आशीष जी की एक तो ये बात ठीक है कि जो विपक्ष है उसके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, और मोदी साहब के पास ये 10 साल का 12 साल का आप लगा लीजिए कि 12 साल का एक्सपीरियंस मान, हिमालय का भी तो है। हाँ, मतलब ये एक्सपीरियंस मान के चल लीजिए। और एक जो सबसे बड़ा जो चीज़ हुई है इस पिछले 10 साल में, जो हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन हुआ है, वो एक बड़ी एक चीज़ हुई है इस पूरी देश की राजनीति में, जो इससे पहले नहीं थी। पहले के चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते थे, और अब के चुनाव जो हैं या तो वो मंदिर पर लड़े जा रहे हैं या जातिवाद पर लड़े जा रहे हैं। लेकिन आशीष कहते तो है ना ये कि भाई हमने नौकरी दे दी, हमने उज्ज्वला दे दिया, हमने गैस सिलेंडर दे दिया, हमने गांव का भला कर दिया, ये भी तो बोलते हैं। सिर्फ मंदिर कैसे बोले? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि सब चीज़ों को लेकर चल रही बीजेपी, चाहे वो फ़ायदा पहुंचाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला की बात हो, चाहे मंदिर की पॉलिटिक्स हो, या फिर चाहे। लेकिन आशीष जी, सिलेंडर तो लोगों ने रख दिए। 1200 रुपए का कौन सिलेंडर गांव में खरीद रहा है? नहीं, सिलेंडर नहीं खरीद रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गांव में देखिए, गांव वैसे नहीं रहे हैं। गांव आप जाइए तो देखिए, गांव में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। ब्रॉडबैंड आ गया है, इंटरनेट आ गया है, बिजली आ गई, लाइट आ गया है, तार आ गए हैं। 70 सालों में जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची वहाँ मोदी जी ने बिजली पहुँचाई। देखिए, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, ना ही मोदी यहाँ पर मैं मोदी जी का पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई मैं वो गिनाने की, और बुरी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मैं गिना सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल। बजट से 1% उम्मीद ना अभी थी ना पहले थी। वोट ऑन अकाउंट से और वैसे भी कितनी उम्मीद करेंगे? हाँ। अभी भी और पहले भी बजट तो देखिए, बजट तो जब आपको ट्रेन चलानी होती है। आशीष ये काम करते हैं भैया, आप दोनों लोग आ जाए। दीदी 1 मिनट आ जाइए, बस 1 मिनट आ जाइए, आइए, शर्माइए नहीं। 1 मिनट सुनिए ना आप, यहाँ आ जाइए, हमारे ठेले पे आइए आप, और आपका नमन, आ जाइए आप, आइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हमारे ठेले पर। क्या नाम है आपका? शीला चक्रवर्ती। शीला चतुर्वेदी जी हैं, कहाँ से हैं आप? चक्रवर्ती। शीला चक्रवर्ती बंगाल से हैं क्या? अच्छा, बंगाल में क्या चल रहा है? मतलब ममता दीदी सब बढ़िया कर रही हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। आपके ख्याल से नहीं? ममता दीदी, आप सुनिएगा, आपका खेला शीला जी को पसंद नहीं है, क्यों? नहीं, वो लड़ाई बड़ाई मारकाट में ज्यादा ही रहती है। आप आखिरी बार बंगाल कब गई थी? पार्टी के जो जितने भी हैं। पूछ रहे हैं, आशीष कहना है आखिरी बार बंगाल कब गई थी आप? आना जाना होता रहता है, मेरा वहाँ मायके है, ससुराल मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट है, बिहार पड़ता है, और बंगाल तो आना जाना होता ही रहता है। मोदी जी ने अच्छा काम किया? हाँ, मेरे ख्याल से तो किया। अब देखो, अपना अपना चॉइस की बात होती है। क्या अच्छा किया आपके लिए? क्या अच्छा किया आपकी रसोई के लिए? क्या अच्छा किया आपकी बचत के लिए? क्या अच्छा किया? देखिए, सिर्फ बचत ही देखना नहीं होता है, हमें सिर्फ 5 रुपए किलो आटा, मतलब ज़्यादा हो गया कम हो गया, हम उस पर नहीं बोलना चाहते। हम अगर अच्छा ही बोलना चाहते हैं तो उन्होंने, अगर किसी को बुरा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा भी किया। सबसे मुन्ना जी आ गए। मुन्ना जी इधर आइए ना। अरे आइए, मुन्ना जी वो हैं
जो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ही हमारे सीनियर साथी हैं, मेरे भी बहुत सीनियर हैं ये, और इनकी हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। मुन्ना जी, पिछले 10 साल में चाय महंगी हुई या सस्ती हुई, जो चाय पिलाते हैं आप हम लोगों को? सर महंगी हो गई है। महंगी हो गई। 10 साल पहले कितने की थी चाय? 5 रुपए की थी, अब 10 की हो गई है। 5 की थी, 10 की हो गई। भाई बताइए आशीष। भाई 10 साल में चीनी चाय पत्ती भी तो महंगी हुई है तो चाय भी महंगी हो गई है, और चाय का तो कोई लिमिटेशन है नहीं है। अब अयोध्या में जो रसोई है शबरी रसोई 55 रुपए की चाय है, लेकिन वहाँ पर गर्म पानी है, वाईफाई की सुविधा है, तमाम चीज़ें वो गिनवा रहे हैं कि अब अयोध्या है, इतने बड़े 5 स्टार में आ रहे हैं आप, तो अब 55 रुपए की चाय, वो 65 रुपए का टोस्ट पीजिए। और हर स्तर की है। हम बाहर जाए चाय पीने जाते हो 5 रुपए की चाय देते हैं, लेकिन कप थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ कब आपका बड़ा होगा तो 10 रुपए की चाय होगी। तो तमाम चीज़ें हैं, सुविधा के अनुसार आदमी पीता है। और मेरी एक और कुल हाँ पक्ष में हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा ये मैं बिल्कुल आपकी जो आपने कहा ना कि और चीज़ें महंगी हो गई, चाय महंगी हो गई, एक्सेप्टेड, तो 8वां वेतन आयोग भी लागू करवा दीजिए जनाब। नहीं, 8वां वेतन आयोग तो इस मामले में मैं कोई आप रडार पे हैं आशीष? मैं कोई अर्थवैज्ञानिक नहीं हूँ, है, लेकिन हाँ ये है कि मोदी जी जो है तमाम चीज़ें कर रहे हैं और ये चीज़ भी आएगी, और जो वो वादा करते हैं निभाते जरूर हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कुछ और, जैसे कि मोदी जी के ये एक अच्छा लगा बंगाल बिहार मतलब गांव एरिया में जो उन्होंने जो पक्का मकान दिया है ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके घर में पानी टपकता है, उनको मतलब छत बनाने की भी कोई वो नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने उनको दिया है। तो है, क्योंकि जब मुसलमानों की भी बात होती है ना, मैं ऐसे बताऊं कि मैं खुद ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और पूर्वांचल में अगर आप चले जाएं, ठेला दिखता रहना चाहिए। हमारा ठेला हमारी पहचान है। वहाँ पर पसमानदा समाज के लिए बहुत कुछ किया गया है, घर भी है, खाने का भी है, उनके लिए जो आजीविका का साधन है वो भी। एक और कोलीग है मेरे साथ में, हमारे अंग्रेज़ी चैनल की गोपिका। गोपिका प्लीज़ अगर आप आ सकें 1 मिनट के लिए सिर्फ आ जाइए आप। मैं एक पॉलिटिकल शो कर रहा हूँ, हालांकि अंग्रेज़ी की खबरें गोपिका के ज़रिए आप देखती हैं। हिंदी में एक वर्ड होता है ना, भौकाल, समझती ना? स्वैग कैसे ऐसे बोलते हैं आप लोग, ऐसे? हाँ, तो इसी स्वैग की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्वैग किसके पास में है सबसे ज़्यादा? मोदी के पास, राहुल गांधी के पास, अखिलेश के पास, ममता के पास। मोदी। क्यों? आई थिंक उनकी लीडरशिप, फॉलोअर्स बहुत हैं, एंड आई थिंक पीपल आर फॉलोइंग एज टू व्हाट ही हैज टू से टू पीपल। यानी अगर सोशल मीडिया पर फॉलोअर हैं तो वो पीएम बन जाएगा। सॉरी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर ज़्यादा हो जाएंगे तो पीएम बन जाएंगे। इट्स नॉट दैट इजी। अच्छा, मतलब मोदी बनना आसान नहीं है। बिल्कुल, इट्स कैसे बनते हैं मोदी? यू वुड हैव टू वर्क रियली हार्ड। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता। थैंक यू सो मच। आप सॉरी मैंने लंच में आपको डिस्टर्ब किया, हालांकि आप हमें ज्वाइन रख सकती हैं, मैं आपके पास में फिर से आऊँगा। सोशल मीडिया पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आशीष अपने फॉलोअर्स बढ़ाने शुरू कर देंगे, क्योंकि गोपिका ने अभी कहा है कि भाई सोशल मीडिया पर मजबूती है पीएम की, इसीलिए पीएम सबके दिल में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर तो आजकल इंस्टाग्राम पे देखिए कैसे किसके इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और हम तो अभी 2000 भी फॉलोअर मेरे नहीं इंस्टाग्राम पे हुए हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो पता नहीं M 10M 15M लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं 2-2 3-3 महीने में। सोशल मीडिया पे तो तमाम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर हो गए 2-2 4-4 महीने में। हम लोग तो 2000 भी फॉलोअर हमारे वो घट रहे हैं। अब मैं अपने प्रोग्राम के कंक्लूडिंग पार्ट में हूँ। एक बार मैं रैपिड फायर हम लोग खेल लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। सीधा सवाल होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सीधा बिल्कुल जवाब देंगे। करप्शन के जितने किंग हैं क्या जेल जाएंगे या नहीं? जाने चाहिए सर, और जाएंगे। जाने चाहिए और जाएंगे। करप्शन का जो वार किया जा रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं? मोटिवेटेड है, और ये सही है, क्योंकि जो करप्ट है वो हमारा मतलब इंडिया देखिए जाए तो एक साइड से साफ होंगे। अब बीजेपी 2024 में मोदी की हैट्रिक होगी या नहीं? होगी। कैसे होगी, क्यों होगी? लेक ऑफ अपोजिशन कुछ उस तरह से कोई है नहीं जो हमें दिखाए। राहुल गांधी चाहे जितना अभी इमेज, क्या इंडी अलायंस का बंटाधार हो गया? देख कि कुछ राज्यों में तो बंटाधार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत नहीं है वहाँ पर क्षेत्रीय दलों को लड़ने देना चाहिए, वहाँ पर कम सीटों पे समझौता कर लेना चाहिए। यही भलाई है कांग्रेस में, यही इंडिया गठबंधन की भलाई है। और जहाँ पर जैसे MP छत्तीसगढ़ राजस्थान में जो है कांग्रेस है, और तमाम राज्यों में जैसे हिमाचल उत्तराखंड में कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस को लड़ना चाहिए, तभी भलाई है, नहीं तो मुझे नहीं लगता। नीतीश कुमार से सुनने में आ रहा है कि बिहार बीजेपी के कुछ नेता नाराज हैं, नीतीश से नुकसान होगा या फायदा आने वाले चुनाव में? बीजेपी ने गठबंधन तो इसीलिए किया है कि बिहार में नीतीश की वजह से फ़ायदा हो,
हालांकि पहली पार्टी बीजेपी थी, दूसरी पार्टी आरजेडी थी और तीसरी पार्टी पे नीतीश कुमार थे। एक मिनट, जाति जोड़ करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कौन सा ऐसा पॉलिटिकल चेहरा है जो सबसे ज्यादा फायदा कमाएगा? सर चिराग पासवान का नाम लगता है, काफी चर्चित है इसमें बिहार में। अरे यार तुम मतलब तुमने मायावती को छोड़ दिया, अखिलेश को छोड़ दिया, ममता को, सबको छोड़ दिया। मायावती की अगर बात करें तो एक भी रैली नहीं करती है, पहली बात जनता में तो आती नहीं है, तो कहाँ से मायावती तो खत्म हो चुकी है, अब यूपी में ही नहीं रही तो हाजीपुर से हो क्या तुम? नहीं, मैं हाजीपुर से नहीं हूँ। तो सर अभी जो है आप देख रहे हैं जो गलतियां जो लोग किए हैं, लोग जा रहे हैं अंदर, यही है सर पूरा खेल। और दानिश, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है एक बार मुझे समझा दो, उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा इम्तिहान आशीष का लेने जा रहा हूँ। आशीष तैयार रहिएगा, आप रडार पे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम विपक्षी गठबंधन के बीच ज़बरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के पास, वो इंटेंट है उनके पास वोट बैंक है मुस्लिम प्लस यादव प्लस ओबीसी का जो पीडीए का जो ठीक है आशीष, आ जाइए आगे। अब यहाँ से आशीष का इम्तिहान शुरू होता है। मेरे पास में कई प्रॉपर्टीज़ हैं आशीष। बिन पेंदी का लोटा भी है, हालांकि इसमें थोड़ी पेंदी है। एक जो है घड़ा टूटा हुआ है, घड़ा बज भी रहा है। यहाँ हुक्का भी है, यहाँ चाय भी है, चाय पर चर्चा भी है, ठेला भी है। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके मैं देखूं, मौजूदा राजनीति में चाय की केतली कौन है और क्यों? चाय की छोटा छोटा जवाब होना चाहिए। चाय की केतली तो मोदी जी के पास है, क्योंकि चाय वाले हैं और कमांड भी है। चाय की केतली उन्हीं के पास। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चाय की केतली आप रखिए, उठा के नहीं ले जाएंगे हमारी चाय जो नजर आपकी जा रही है। अच्छा, बिन पेंदी का लोटा कौन है? हाथ में ले लीजिए। बिन पेंदी का लोटा, हाँ ये कौन? यार पलटू राम है। और एक बड़ा मजेदार हुआ जब जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ लेने के बाद रामभद्राचार्य जी के आगे माइक लगाया गया कि बताइए वो क्या हुआ, रामभद्राचार्य जी और नीतीश कुमार बोलते वो तो पलटू राम है, वो तो पलटू राम है ना। अब वो राम की शरण में आए जिस तरीके से। में एक है आया राम गया राम, वो नीतीश कुमार है। राम गया राम की वजह से कहानी है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हें एक मिनट में समझाएगा? रविंद्र जी आगे आ जाइए। आया राम गया राम 1 मिनट में बताइएगा, उसके बाद, ताकि मैं ये समझ सकूं ये जो खाली बर्तन है बहुत ज्यादा खटकते हैं, ये राजनीति में कौन है? 1967 का चुनाव था और गयालाल नाम का एक शख्स था। कांग्रेस से बीजेपी में गया, बीजेपी से फिर दोबारा 3 घंटे में ही कांग्रेस में आ गया और फिर दोबारा से वो बीजेपी में चला गया। इसलिए आयाराम गयाराम की वहां से। अच्छा, अब बात हुई असल में राव वीरेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि आयाराम गयाराम हो गए, आयाराम गयाराम जो है वो आयाराम हो गए, और उसके बाद ये कहावत स्टार्ट हो गई और हिंदी व्याकरण में शामिल भी हो गई। बहुत बढ़िया, आप आ जाइए आगे। खाली बर्तन खटकते बहुत हैं, आज की राजनीति का खाली बर्तन कौन है? आज के राजनीति का खाली बर्तन कहीं ना कहीं विपक्ष ही है। राहुल गांधी हैं, बताओ भैया क्यों? सर कहाँ कुछ दिख रहा है, जमीनी आज नहीं, मुझे लगता है आज की राजनीति खाली बर्तन मायावती हैं। उनके पास कुछ नहीं है। आगे आ जाओ। उनके पास कुछ नहीं है, न हारने को है न जीतने को है, केवल विपक्ष खटकाने के लिए। बिल्कुल मेरा भी यही जवाब होता अगर मेरे से पूछा जाता है कि खाली बर्तन को और मायावती, क्योंकि लगातार 2017 के बाद से वोट बैंक में लगातार बहुत ज़बरदस्त तरीके की गिरावट हो रही है। 22%, 18%, 12%, अब 12% के नीचे भी आ चुकी है मायावती। तो जाहिर सी बात उनके हाथ में सिर्फ खाली कटोरा ही हाथ। आप सभी साथियों का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से मेरे शो स्टॉपर आशीष, पीछे नहीं जाएंगे, मेरे शो स्टॉपर आशीष, मेरे शो स्टॉपर मेहंदी और बाकी कोलीग। रवीन जी आपका स्पेशल थैंक्स आयाराम गयाराम वाली कहानी सुनाने के लिए। दानिश मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट पर बहुत से काम छोड़ करके आए हैं, बीच में आए हैं, लेकिन ये एक बहुत व्यंग वाला शो है, बहुत तंज वाला शो है। इस शो के जरिए आप ये समझें कि आपके देश में चल क्या रहा है। आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार देते रहें। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि हमें और क्या कोशिश करनी चाहिए, अगली बार का हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। आप राजनीति के भौकाल में जुड़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।